विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण इसका घटक है जिसको हम कहेंगे प्रोटीन की संरचना, जिसको कई बार हम प्रोटीन का विन्यास भी कहते हैं कि प्रोटीन का विन्यास आखिर हमारे शरीर में किस किस प्रकार से होता है। तो विन्यास या इसको हम कहें प्रोटीन की संरचना। तो हमारे शरीर में हम देखें तो प्रोटीन की लगभग 4 प्रकार की या 4 तरह की संरचना पाई जाती है। इसमें सबसे फर्स्ट संरचना है जिसको हम कहते हैं प्राथमिक संरचना या प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें होता क्या है कि ये केवल अमीनो अम्ल जो होते हैं उस अमीनो अम्ल की रैखिक क्रम में और श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पहला अमीनो अम्ल, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से अनेक अमीनो अम्ल एक रैखिक क्रम में जुड़कर एक सीधी श्रृंखला बनाते हैं। तो हमने ये कहा है कि यह अमीनो अम्ल की एक रैखिक क्रम में श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़कर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है उसे हम प्राथमिक संरचना कहते हैं। तो जिस तरह से एक तरफ इसके अमीनो समूह जाएगा और दूसरी तरफ एसिड समूह जाएगा, तो इस तरह से अमीनो अम्ल एक दूसरे के बाद एक अमीनो अम्ल जुड़कर एक सीधी रैखिक क्रम में श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे, जिसको प्राथमिक संरचना कहेंगे। हम अगर इस संरचना को देखें तो हम इसमें ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से अमीनो अम्ल किस किस संख्या में है। तो अमीनो अम्ल की संख्या और कौन कौन से अमीनो अम्ल है और उनका क्रम कैसा है, वो कहाँ पर स्थित है, उसका अपन आसानी से पता लगा सकते हैं प्राथमिक संरचना के द्वारा। इस संरचना में देखें तो इसमें केवल पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। ये जो पेप्टाइड बंध, जैसे ये एक अमीनो अम्ल है और ये दूसरा अमीनो अम्ल है, तो दो अमीनो अम्ल के बीच में जो एक एसिड ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में जो बंध बनता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बंध, जो हमने पिछले वीडियो में इसको पढ़ा था। तो दो अमीनो अम्ल के बीच में जब पेप्टाइड बंध बन जाता है तो एक छोटी सी प्रोटीन की श्रृंखला बन जाती है। इसका सबसे सरल उदाहरण है इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन है वो एक प्रोटीन हार्मोन है, तो इसका एक उदाहरण है। तो जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी संरचना का एफ सेंगर, जिसको फेडरिक सेंगर भी कहते हैं, फेडरिक सेंगर ने इंसुलिन की संरचना को समझाया था या उसका वर्णन किया था। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो इंसुलिन है ये 51 अमीनो अम्ल की बनी हुई एक श्रृंखला होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। इसमें टोटल 51 अमीनो अम्ल होते हैं और उसमें 2 तरह की श्रृंखला या चेन पाई जाती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक श्रृंखला तो ये है, जैसे इस तरह से, दूसरी श्रृंखला ये है, तो ये 2 तरह की इसके अंदर श्रृंखलाएं पाई जाती है। ये एक दूसरे में पेप्टाइड बंध से जुड़ी हुई है। तो एक को जैसे ए चेन या ए श्रृंखला बोलते हैं, दूसरे को बी श्रृंखला बोलते हैं। टोटल इसमें अमीनो अम्ल होते हैं 51 या 51 अमीनो अम्ल से बना हुआ इंसुलिन होता है। इसमें जो ए चेन होती है, ए श्रृंखला, उसमें 21 अमीनो अम्ल होते हैं और जो बी श्रृंखला होती है उसमें 30 अमीनो अम्ल होते हैं। जैसे ये एक ए, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो इसमें तो टोटल होंगे 21 अमीनो अम्ल और इसमें टोटल होंगे 30 अमीनो अम्ल। इस तरह से हम कहें तो 51 अमीनो अम्ल से बनी हुई इंसुलिन हार्मोन होता है। ये सेंगर के द्वारा, फेडरिक सेंगर या एफ सेंगर के द्वारा बताई हुई संरचना है। तो इसमें आप याद रखिएगा, इंसुलिन में 51 अमीनो अम्ल होते हैं, इसमें 2 श्रृंखलाएँ या 2 चेन होती है, एक ए और दूसरी बी श्रृंखला, या चेन ए और चेन बी। चेन ए या जो ए श्रृंखला है उसमें 21 अमीनो अम्ल होते हैं, बी में 30 अमीनो अम्ल्स होते हैं। इस तरह से टोटल 51 अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। इस संरचना में देखें तो ये जो इंसुलिन की संरचना समझाई सेंगर ने, तो उन्होंने ये बताया कि इस संरचना में 2 सल्फाइड बंध और बन जाते हैं। तो इसमें 2 डाइसल्फाइड बंध बन जाते हैं जो इसके स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो डाइसल्फाइड बंध बनते हैं ये चेन ए और बी दोनों के बीच में बनते हैं। अब ये बनते कैसे हैं कि जो ए चेन का 7वां अमीनो अम्ल है और जैसे पहला जो डाइसल्फाइड बंध है पहला, और दूसरा जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो, तो जो पहला डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है
वो ए चेन के 7वें और बी चेन के भी 7वें अमीनो अम्ल के बीच बनता है। जैसे हम ये कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7वां अमीनो अम्ल है ये, तो ये 7वां और इसके भी 3 4 5 6 और 7वां, ये 7वें अमीनो अम्ल के बीच में एस एस ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। उसी तरह से जो दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है वो एक के तो 20वें और बी जो श्रृंखला होती है कि उसके 19वें अमीनो अम्ल के बीच बनते हैं। मान लीजिए ये आगे हम 20वां मान लेते हैं इसका, तो इसका ठीक एक पहला अर्थात 19वां डाइसल्फाइड बॉन्ड इसके बीच में पाया जाता है। तो ये इसके एक स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे 7 और 7 पहला और 20वां और 19वां अमीनो अम्ल दोनों चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। तो प्रोटीन की सबसे सरल संरचना प्राथमिक संरचना होती है, केवल रेखीय रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं द्वितीयक संरचना। ये द्वितीयक संरचना कैसे बनती है? तो द्वितीयक संरचना को अपन देखें तो देखिए, जब इसमें होता क्या है कि जो प्राथमिक संरचना है ना उसमें कोइलिंग होती है, कुंडलन होता है, या उसके वो घुमाव हो जाते हैं, वो घूमने लग जाती है। तो जब जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है या प्राथमिक संरचना उसमें कुंडलन होता है, अब कुंडलन जैसे इस तरह से हुआ तो ये कुंडलन या कोइलिंग हुई, तो उस कुंडलन के कारण ये बनती है। और इसमें पेप्टाइड बंध के अलावा कि जो कुंडलन हो रहा है उसमें एच बंध और बन जाते हैं। तो इसमें द्वितीयक संरचना में दो तरह के बंध हो गए, एक तो पेप्टाइड बंध तो सभी में होते हैं, पेप्टाइड बंध तो होंगे, इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन बंध और बन जाते हैं। इसे ही हम द्वितीयक संरचना कहते हैं। तो हमें ये सिंपल सा कह सकते हैं कि कोई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसमें कुंडलन होने से द्वितीयक संरचना का निर्माण होता है और इसमें एच बंध और पाए जाते हैं। अब ये जो एच बंध होंगे ना ये कहाँ बनेंगे? तो हमें ये कहते हैं कि एक तो एसिड ग्रुप होता है और एक जो अमीनो ग्रुप होता है। तो इसके जो एसिड ग्रुप का जो O है और अमीनो ग्रुप का जो H है इसके बीच में एच बंध बन जाता है। इसमें दो तरह की संरचनाएं होती है। अगर द्वितीय संरचना को देखें अपन प्रोटीन की द्वितीय संरचना को, तो उसमें एक तो अल्फा हेलिक्स होगी इस तरह से जिसमें कुंडलन होगा, राइट हैंडेड कुंडलन अपन मान सकते हैं, और एक इसमें 20 सीट होगी। तो ये 20 सीट इस तरह से पाई जाएगी। तो ये एक 20 सीट पाई जाएगी। इसमें कुंडलन जैसे ऊपर हेलिक्स का निर्माण नहीं होगा बल्कि सीट की तरह ये संरचना लिए हुए होगी। तो इसमें अल्फा हेलिक्स और 20 सीट जैसी दो संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती है। अब इसमें जो हमने कहा कि एच बंध होता है वो हमारे एसिड ग्रुप के O ऑक्सीजन के बीच में, और जो अमाइड होता है उस अमाइड के जो H हाइड्रोजन होता है उसके बीच में एच बंध पाया जाता है। अब इसके कई उदाहरण हैं, जैसे मायोसिन है। ये जो मायोसिन प्रोटीन है, कोलेजन है, इलास्टिन है, ओसिन है, केराटिन है, फाइब्रोइन है और फाइब्रिनोजन है। तो ये सारी प्रोटीनें हैं वो द्वितीयक संरचना के उदाहरण हैं। जैसे मायोसिन प्रोटीन है हमारी पेशियों में पाई जाती है, जो मसल्स होती है उस पेशियों के अंदर ये पाई जाती है। कोलेजन और इलास्टिन है ये हमारे संयोजी ऊतक के अंदर पाए जाते हैं, कई इसमें स्नायु और कंडराएँ बनी होती है। ओसिन प्रोटीन हमारी बोन्स के अंदर पाई जाती है, ये हमारे बोन्स में पाई जा रही है। केराटिन जैसे हमारे बाल होते हैं, नाखून होते हैं, तो इनके अंदर ये पाई जा रही है। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये हमारे रक्त के अंदर पाई जाती है। और जैसे एक फाइब्रोइन प्रोटीन है, ये जो फाइब्रोइन प्रोटीन है ये फाइब्रोइन ये हम देखते हैं कि एक तो रेशम का कीट होता है, रेशम का कीट, इसको हम क्या कहते हैं? जैसे एक सबसे सामान्य और सबसे महत्वपूर्ण कीट है बोम्बिक्स मोराई। बोम्बिक्स मोराई ये रेशम का कीट होता है। तो ये रेशम में बनाता है, तो वो रेशम है वो फाइब्रोइन प्रोटीन ही होता है और अपने शरीर के चारों ओर उसको ये लपेट लेता है सुरक्षा के लिए। इसी तरह से मकड़ी, हम मकड़ी को देखते हैं तो मकड़ी जाला बनाती है, तो मकड़ी जो जाला बना रही है वो जाला भी फाइब्रोइन प्रोटीन के कारण बनाती है। तो जो ये फाइब्रोइन प्रोटीन है, ये रेशम की कीट जिसको बोम्बिक्स मोराई कह रहे हैं, और जो मकड़ी है वो जाला बनाती है, तो उसके कारण से ही ये
मकड़ी जाला बना रही है और रेशम का कीट है वो अपने शरीर के चारों ओर रेशम का स्राव कर रहा है। तो ये क्या होते हैं, ये स्टार्टिंग में जैसे गीले होते हैं, लेकिन ये फिर जो सूख हवा के संपर्क में आते हैं तो सूख कर ठोस हो जाता है, ठोस हो जाते हैं। जैसे ये स्रावित करते हैं इस प्रोटीन को, लड़ी को, तो ये हवा के संपर्क में आकर ठोस हो जाती है, जाला सा बन जाता है और चमकदार भी होता है। तो इस तरह से ये हमने पढ़ी है द्वितीय संरचना। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तृतीय संरचना। अब इस तृतीय संरचना में क्या है, तो तृतीय संरचना में देखिए, तृतीय संरचना सबसे महत्वपूर्ण संरचना है प्रोटीन की। इसमें क्या होता है कि हमने कहा कि प्राथमिक संरचना में जब कुंडलन हुआ तो द्वितीय संरचना बनी, लेकिन जब द्वितीय संरचना वाले जो प्रोटीन है उसमें और भी ज़्यादा कुंडलन हो गए और फोल्ड हो गए, उसमें वलन पड़ गए, और ज़्यादा वो कुंडलित हो गई और ज़्यादा उसमें वलन हो गए, तो इससे तृतीय संरचना का निर्माण, इसे तृतीय संरचना का निर्माण होता है या तृतीय संरचना कहते हैं। जैसे एक है तो वो इस तरह से हो गई, और एक इस तरह से फोल्ड होके, इसमें फोल्ड होके वलन के रूप में एक ऊन का सा गोला बन गया। तो जैसे एक ऊन का गोला होता है, जैसे खोखली ऊन होती है, तो उस गोले की तरह द्वितीय संरचना वाले प्रोटीन जब बहुत ज़्यादा कुंडलित और वलित हो जाते हैं तो जो इस ऊन के गोले जैसी संरचना बनी, इस संरचना को हम कहते हैं तृतीय संरचना। ये ऊन जैसे गोले के समान बनने वाली रचना है। जैसे इसके उदाहरण है मायोग्लोबिन, एल्बुमिन और ग्लोबिन। मायोग्लोबिन जैसे हमारे मांसपेशियों में, एल्बुमिन जैसे हमारे रक्त के अंदर पाई जाती है, मिल्क में भी होती है, अंडे में भी होती है, ग्लोबिन जैसे हमारे रक्त में, हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। तो ये तृतीय संरचना वाली प्रोटीन्स होती है। ये जो तृतीय संरचना वाले प्रोटीन है उसको गोलाकार प्रोटीन भी कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन, क्योंकि ये जैसे एक ऊन के गोले की तरह दिखाई देती है, इस कारण इसको क्या कह रहे हैं, गोलाकार प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब होता है ग्लोब लाइक, मतलब ग्लोब के समान। हम जानते हैं ग्लोब कैसा होता है, गोल, तो जो गोलाकार आकृति में प्रोटीन पाई जाती है उनको ग्लोबुलर या तृतीय संरचना वाली प्रोटीन्स कहते हैं। इस रचना को अपन देखें तो इसमें पेप्टाइड बंध तो होगा, हाइड्रोजन बंध भी होते हैं। इसके अलावा इसमें डाइसल्फाइड और आयनिक बंध बन जाते हैं। तो इसमें देखिए पेप्टाइड और एच बंध के अलावा डाइसल्फाइड भी है और आयनिक बंध भी पाए जाते हैं, तो काफ़ी मजबूत एक संरचना पाई जाती है। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो तृतीय संरचना है, इसको ये प्रोटीन की इसको 3D संरचना भी कहते हैं, 3D संरचना भी कहते हैं इसको, 3D संरचना भी कहते हैं। और इसमें ये जो 3D संरचना है, ये जो तृतीय प्रोटीन है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। ध्यान रखिएगा, ये प्रोटीन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है, और जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम इसी रूप में पाए जाते हैं। तो उन एंजाइम रूप में जो सक्रिय स्थल होते हैं, सक्रिय स्थल वो तृतीय रचना वाले रूप में ही पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 3D जो तृतीय संरचना वाली प्रोटीन है उसको 3D संरचना वाली प्रोटीन भी कहते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन की संरचना है। एंजाइम के जितने भी रूप है जिनमें सक्रिय स्थल एक्टिव रहते हैं वो तृतीय संरचना वाली प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। 3D का मतलब यहाँ ये त्रिविमीय संरचना इसको अपन कह सकते हैं। तो इसमें ये जैसे गोलाकार रूप में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की तरह एक स्पेशल आकार धारण करती है, इस कारण इसको 3D स्ट्रक्चर या 3D रचना वाली प्रोटीन कहते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। और लास्ट प्रोटीन की संरचना में हम पढ़ते हैं चतुर्थ संरचना, जो इसके अंदर है ये हमारी है चतुर्थ संरचना। तो इसमें है क्या कि चतुर्थ संरचना में कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या चतुर्थ संरचना जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपन जैसे HP का इसमें उदाहरण पढ़ेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जब एक से अधिक जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं या उपिकाइयाँ हैं तो वो तृतीय प्रोटीन संरचना के में जुड़ी रहती है, यानी तृतीय प्रोटीन की संरचना के साथ में जुड़ी रहती है, तो उसे हम चतुर्थ संरचना कहते हैं।
जैसे हमारा एक उदाहरण है HB हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, जिसमें 2 अल्फा श्रृंखलाएं अल्फा 1 और अल्फा 2 और 2 बीटा श्रृंखलाएं बीटा 1 और बीटा 2 श्रृंखलाएं होती है। जैसे इसमें एक अल्फा ये जैसे एक है, दूसरी इसमें ये है, तीसरी इसमें ये है और चौथी इसमें ये है, और इनके अंदर है वो हीम पाया जाता है या लोहा पाया जाता है। तो ये जो संरचना बनी ये बन गया हमारा HB। तो इसमें जैसे अपन ये कहेंगे अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, ये। तो इस तरह से अल्फा की 2 श्रृंखलाएं हो गई और बीटा की 2 श्रृंखलाएं हो गई। तो इस तरह से 4 श्रृंखलाएं ये आपस में एक तृतीय प्रोटीन की संरचना के साथ दिखाई देती है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं या उपिकाइयाँ तृतीय प्रोटीन संरचना में जुड़ी रहती है, यानी तृतीय प्रोटीन संरचना के में जुड़ी रहती है या के समान जुड़ी रहती है। तो उसके समान जब ये जुड़ी रहती है और गोलाकार संरचना बना लेती है तो उसको हम चतुर्थ संरचना कहते हैं। जैसे इसका सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है हीमोग्लोबिन HB, जो कि हमारे रक्त में RBC में पाया जाता है। इसमें 2 श्रृंखलाएं होंगी अल्फा और बीटा, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2। हमारी जो HB है ये चूँकि एक प्रोटीन से बना हुआ जैसे, तो इसमें 2 तरह की श्रृंखलाएं अल्फा और बीटा। तो इसमें अल्फा 1 में प्रत्येक अल्फा 1 में 141 अमीनो अम्ल होते हैं। तो अल्फा 1 में 141 हो गए, अल्फा 2 में 141 हो गए। इसी तरह से बीटा के अंदर प्रत्येक के अंदर 146 होते हैं। तो बीटा 1 में 146 हो गए और बीटा 2 में 146 हो गए। तो अल्फा 1 में 141 और 141 हो गए 282, 2 4 4 8 और 282, और बीटा 1 और बीटा 2 में 146 और 146। तो इस तरह से 292 हो जाते हैं। और टोटल इसका अपन करते हैं तो 4 और 7 और 5 अर्थात 574 अमीनो अम्ल से पाए जाते हैं कुल हमारे HB के अंदर। तो जिसमें 141, 141, 146 और 146। तो ये हमारी प्रोटीन की आज हमने कुल 4 संरचनाएं पढ़ी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और आगे भी आपके ये महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं वो आपके काम में आने वाली है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड बटन को सब्सक्राइब करें और घंटी के अपने आइकन को प्रेस करें।